स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको जो है मजा भी आ रहा होगा प्रश्नोत्तरी को देखते हुए, क्योंकि अपने जो प्रश्नोत्तरी चल रही है 10,000 MCQ। तो ये है आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है 10,000 प्रश्नों के MCQ लाना। तो आप लोगों को पता है कि आज की जो अपनी प्रश्नोत्तरी है वो रीतिकाल के अंदर रहने वाली है, कि जो रीतिकाल के प्रश्न है उनके माध्यम से जो है आपके प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। इसके बाद जैसे साथियों अब से मैंने जो है थोड़ा जो है टाइम टेबल चेंज किया है। एक तो आपकी जो प्रश्नोत्तरी है वो रोजाना शाम को जो है 6 बजे आने वाली है, ठीक है। और एक जो चेंज मैंने ये किया, जैसे मैंने शुरू के अंदर आपके जो है आदिकाल के 10 वीडियो रेगुलर डाले थे, उसके बाद भक्ति काल का डालना शुरुआत कर दी थी, कि जैसे भक्ति काल के 3 वीडियो डाल दिए थे मैंने, ठीक है। लेकिन अब मैंने सोचा कि जैसे आपके आदिकाल के 10 वीडियो हो गए, तो थोड़ा भक्ति काल के 3 वीडियो लाके मैंने रोक दिया है। आज अपना रीति काल का, फिर एक आधुनिक काल का, ठीक है। ऐसे ही आपके फिर वापस भक्ति काल का एक वीडियो, एक रीति काल का और एक आधुनिक काल का। ऐसे जो है आपके डेली जो क्लासेस डलती रहेगी, तो आपको भी क्या कि रोजाना नए नए जो है वीडियो देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों के अपने। और प्रश्न संख्या अपनी आज जो है 351 से है, जो 375 तक रहने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न आज का अपना वो है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस कवि ने कहा? साथियों, आपके सामने प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस कवि ने कहा। आपके सामने सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के माध्यम से हम सबसे पहले बात करते हैं। ए ऑप्शन है आपके सामने ग्रेसन ने कहा, या फिर मिस्र बिंदुओं ने कहा था। आपके सामने सी ऑप्शन है एडविन ग्रिप्स ने कहा था, या फिर आपके सामने डी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने कहा था। तो साथियों, रीतिकाल को अलंकृत काल किस कवि ने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले आपके कौन हो जाएंगे? मिस्र बंधु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिस्र बंधु हो जाएंगे। अब साथियों, यहाँ मैं आपके सामने बात करूं सबसे पहले कि रीतिकाल को अलंकृत काल, ये अपने जब आदिकाल की शुरुआत की थी तब भी पढ़ लिया था कि रीतिकाल का, आदिकाल का, भक्ति काल का और आधुनिक काल का पूरा डिवाइडेशन किया था। तब भी अपने को पढ़ लिया था अपन लोगों ने ये कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस कवि ने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रीतिकाल को अगर अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा था, तो जॉर्ज ग्रेसन ने क्या कहा था साथियों रीतिकाल को? तो जॉर्ज ग्रेस जो आपके सामने जॉर्ज ग्रेसन है, इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य कहा था। क्या कहा था? रीति काव्य। एक तो इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य कहा था, और एक कहा था इन्होंने दी आर्स पोएटिका। दी आर्स पोएटिका, ठीक है। तो इन्होंने रीतिकाल को कहा था, या तो रीति काव्य कहा था और दी आर्स पोएटिका, दोनों किसने कहा था? तो ग्रेसन ने कहा था। और किसको कहा था? तो रीतिकाल को कहा था। मिस्र बंधुओं ने जो है आपके अलंकृत काल कहा था। ये आपका जो फैक्ट है बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एडविन ग्रिप्स ने क्या कहा था रीतिकाल को। तो इन्होंने कहा था दी अलाबोराइज्ड पीरियड। दी अलाबोराइज्ड अलाबोराइज्ड पीरियड, ये किसने कहा था? तो आपके एडविन ग्रिप्स ने कहा था। बात करते हैं हम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में, कि इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा था? तो इन्होंने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा था। क्या कहा था? रीति श्रृंगार काल, ठीक है। तो साथियों, आपके जो है यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न, जो 4 प्रश्न आपके वो क्लियर हो गए। पहला है कि आपके रीतिकाल को जो है अलंकृत काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा था। ग्रेसन ने कहा था रीति काव्य या फिर दी आर्ट्स पोएटिका। एडविन ग्रिप्स ने कहा था आपके दी एलाबोराइज्ड पीरियड कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? तो रीति श्रृंगार काल कहा था, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे है इस प्रश्न का उत्तर जो बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 352 नंबर का प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा था? साथियों, कला काल कहने वाले कौन है रीतिकाल को? तो हम पहले नंबर के ऑप्शन के बारे में बात करें तो भगीरथ मिश्र ने कहा था। बी नंबर का ऑप्शन आपके सामने मिस्र बंधुओं ने कहा था। मिस्र बंधुओं ने तो अभी आपने देखा था अलंकृत काल कहा था, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर रामशंकर शुक्ल रसाल है, और एक आपके रामकुमार वर्मा है। डी नंबर का ऑप्शन आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो इन्होंने रीति श्रृंगार काल कहा था। आपके भगीरथ मिश्र ने नहीं कहा था। बाकी साथियों, आपके जो रीति काल को कला काल कहने वाले कौन है? तो आपके रामशंकर शुक्ल रसाल है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है रीति काल को कला काल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है 353 नंबर का।
निम्न में से रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में सत्य कथन बताइए। साथियों, जो आपके रीतिकाल है इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं और इसके बारे में आपको जो है सत्य कथन पूछ रहे हैं। अगर हम यहाँ सबसे पहले नंबर के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका वीर रस एवं राज प्रशस्ति बी है। क्या आपके रीतिकाल में वीर रस एवं राज प्रशस्ति का जो है देखने को मिलता है। इसके बाद आपका बी ऑप्शन है वो है लक्षण ग्रंथों की रचना, अलंकार, गुण और दोष आपको जो है रीतिकाल की विशेषता के बारे में देखने को मिलते हैं। आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग और मुक्तक काव्यों की रचना या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों, यह हम बात करते हैं रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में। तो आपके रीतिकाल की विशेषताओं में वीर रस एवं राज प्रशस्ति से संबंधित जो है उनकी विशेषता देखने को मिलती है। उनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है जिसमें आपके अलंकार है, गुण है और दोष, तीनों प्रकार की विशेषताएं उसमें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। क्योंकि रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर जो आपके अलंकार, गुण और दोष संबंधी जो है विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग और मुक्तक काव्यों की रचनाएं। ये भी जो है आपके रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में जो है विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी आपकी जो है यहाँ पे सारी विशेषताएं सही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न है 354 नंबर का, बिहारी सस्से में कितने दोहे हैं। यह आपका जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी के अंदर आपके पूछा गया है और आपके यूपी टीजीटी में 2009 में भी पूछा गया है। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं बिहारी सत्सई में दोहे की, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 700, बी ऑप्शन आपके सामने 719, सी ऑप्शन आपके सामने 713 और डी ऑप्शन आपके सामने 750। साथियों, आप लोगों को जो है ये दोनों एग्जाम्पल देख के, जैसे आपको ये दोनों है विशेषता 719 और 713, तो दोनों देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं। तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं बिहारी सत्सई में दोहों की, तो 713 दोहे हैं। कितने हैं? 7 से, क्योंकि साथियों आपको पूछा गया है बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, ये नहीं पूछा कि बिहारी के जो है कितने कुल कितने दोहे हैं। अगर कुल दोहे की बात करें आपके, तो यहाँ आपके 719 होंगे। अगर आपको बिहारी सत्सई में पूछा है तो बिहारी सत्सई में आपके 713 दोहे हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको बिहारी के अंदर पूछे कि बिहारी में जो है उनके उसके अंदर कितने कुल कितने दोहे हैं, तो 719 बताना है। और अगर आपको पूछे बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, तो 713 बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। जो साथियों आपके कवित रत्नाकर है इसमें कितने अध्याय हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं कवित रत्नाकर के बारे में। पहला ऑप्शन है 9 अध्याय है, या फिर आपके जो बी ऑप्शन है 5 अध्याय है, सी ऑप्शन है आपके सामने 7 अध्याय है, या फिर डी ऑप्शन आपके सामने 6 अध्याय है। तो साथियों यहाँ हम कवित रत्नाकर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें आपके जो है 5 अध्याय है। कितने? 5 अध्याय है। साथियों, कवित रत्नाकर है जो आपके ये सेनापति का ग्रंथ है, यानी सेनापति इसके रचनाकार है। ये सेनापति की रचना है। और अगर हम बात करते हैं इसमें जो अध्याय है, इन अध्याय को क्या कहा गया था? कवित रत्नाकर जो सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, इसमें जो अध्याय कितने हैं? 5 हो गई। इसमें अध्याय को क्या कहा गया है? तो तरंग कहा गया है। क्या कहा गया? अध्याय को तरंग कहा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी रचना है कवित रत्नाकर, तो इसमें छंद की संख्या कितनी है? अगर हम इसमें छंद की संख्या के बारे में बात करें तो 394 इसमें छंद है। ठीक है, और अगर और विशेषता के बारे में मैं बात करूं कवित रत्नाकर की, तो इस जो ये रचना है इसके अंदर जो क्या है, तो आपके राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। राम कथा का वर्णन जो है इस विशेषता के अंदर देखने को मिलता है। तो साथियों आपकी एक सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, इसमें अध्याय कितने हैं? तो 5 है। अध्याय को क्या कहा गया? तो तरंग कहा गया। छंद कितने हैं इसके अंदर? तो 394, और इसके अंदर राम कथा का वर्णन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तो जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे मैं बात करूं अगले प्रश्न के बारे में, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की। तो साथियों आपके सामने प्रश्न है, जो फूल मंजरी रचना है इसकी जो रचना किसने की थी, जो रचना इसकी रचना करने वाले कौन है आपके सामने। तो यहाँ मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है आपके सामने गजानंद,
बी ऑप्शन है शिवानंद, सी ऑप्शन आपके सामने हरिहर स्वामी और डी ऑप्शन आपके सामने मतीराम। तो साथ ही फूल मंजरी जो रचना है इसकी रचना करने वाले कौन हो जाएंगे आपके मतीराम जो है, इन्होंने फूल मंजरी की रचना की थी। तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। साथियों इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न वो कथन से संबंधित प्रश्न है, और आपका जो प्रश्न है ये कथन ये भी मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से जो आपका ये कथन है ये मोस्ट रहने वाला है। अब हम कथन के बारे में चर्चा करते हैं कि कथन आपके सामने, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता, आपके सामने जो कथन है वास्तव में श्रृंगार और वीर, यहाँ पे आपके जो है श्रृंगार और वीर की बात कही गई है, इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। साथियों यह कथन किसका है आपके सामने, तो कथन बहुत ही शानदार दिया हुआ है। कथन है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार कहे तो कह सकता है। कथन किस कवि का है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आपके सामने यहाँ ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी का, बी ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, सी ऑप्शन है आपके सामने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, और डी ऑप्शन है आपके सामने नगेंद्र का। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके कि जो 357 नंबर का प्रश्न है, तो इस कथन को कहने वाले आपके कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इन्होंने ही कहा था कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो ये कथन कहने वाले आपके कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 358 नंबर का प्रश्न आपके सामने, रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ था। तो साथियों हम बात करते हैं रीतिकालीन के जो कवि हैं उनका वर्गीकरण कितने भागों में हुआ था। आपके सामने ऑप्शन नंबर एक एक है, दो है, या फिर 6 भागों में हुआ था, या फिर आपके 3 भागों में हुआ था। तो साथियों रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ था। कितने में, 3 भागों में। कौन कौन से, एक तो आपके रीतिबद्ध, एक हो जाएंगे आपके रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और एक हो जाएंगे आपके रीति मुक्त। कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके रीतिबद्ध कवियों में, तो आपके केशवदास चिंतामणि, कवि भूषण त्रिपाठी और बहुत सारे कवि जो आपके रीतिबद्ध में आते हैं। रीति सिद्ध में हम बात करते हैं आपके बिहारी आते हैं, जो जिनको हम जो आपके रीति सिद्ध कवि का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है बिहारी को, इधर आपके केशवदास को माना जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं तो आपके रीति मुक्त कवि, इनमें आपके जो गणानंद है, द्विज देव है, आलम है, बोधा है, ये आपके जो है रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 359 नंबर का प्रश्न है, देव माने जाते हैं। साथियों देव है वो कौन से कवि माने जाते हैं, रसवादी आचार्य, या फिर आपके जो है रीतिवादी आचार्य, सी ऑप्शन आपके सामने अलंकारवादी आचार्य, या फिर वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो साथियों इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका जो आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके जो है वो हो जाएंगे देव कौन से जो माने जाते हैं, तो वो आपके रसवादी आचार्य माने जाते हैं। कौन से, रसवादी। ठीक है, अब हम थोड़ी इनके बारे में बात करते हैं। तो देव की जो रचनाएं हैं, देव की कुल रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं, तो कितनी रचनाएं इनकी, कुल 72 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं इनकी, कुल 72 रचनाएं हैं। और साथ ही ये प्रश्न जो है आपका जीडीसी प्रवक्ता प्रति 2011 है, यहाँ पे 2011 में। इसके बाद आपके जीआईसी पीजीटी 2009 में, और आपके इसके बाद आपके ये जो पद्धति पीजीटी 2012 में। लगभग आपके जो प्रश्न 3 से 4 बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको फिर से इस प्रश्न पे भी अच्छा गौर करना है, और मोस्ट माना जाता है प्रश्न, ऐसे मान लो। देव माने जाते हैं आपके कौन से, रसवादी आचार्य। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 360 नंबर का प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के ऋतिक कवियों में माना जाता है।
बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? अगर हम ए नंबर के ऑप्शन में बात करते हैं रीति मुक्त कवि, बी नंबर का ऑप्शन है रीति सिद्ध कवि, सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने रीतिबद्ध कवि और डी नंबर का ऑप्शन है रीत्य कर्मित कवि। तो साथियों बिहारी जो है इनको हम मानते हैं रीति सिद्ध कवि, और रीति सिद्ध का ये प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं कौन? आपके बिहारी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों तो आपके बिहारी जो है इनको क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कवियों का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो आपके यहाँ पे कौन सा? रीति सिद्ध, बी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प हैं। तो साथियों आपके सामने एक तरफ तो आपके जो है रचनाओं का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ उनके जो कवि हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि इनके रचनाकार का नाम लिखा हुआ है कि किसने किसकी रचना की है। आपके सामने ए ऑप्शन है कर्णाभरण रचना याकूब खां की है, रतन हजारा कुलपति मिश्र की है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की है और रस रहस्य मतीराम की है। तो साथियों आपको यहाँ सही विकल्प पूछा है कि इन जो चार ऑप्शन है इनमें से जो सही विकल्प किसका है। तो साथियों यहाँ पे जो है आपके भाषा भूषण है। कौन सी? भाषा भूषण जो रचना है वो जसवंत सिंह के द्वारा रची गई थी। तो यहाँ पे आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बाकी रचनाओं के बारे में। जो आपके रतन हजारा है, अगर ये कुलपति मिश्र की नहीं है तो किसकी है ये रचना? तो यहाँ हम बात करते हैं रतन हजारा के बारे में, तो ये आपके रसनिधि कवि हैं। कौन से? रसनिधि कवि। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? रसनिधि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कर्णाभरण की कि ये कर्णाभरण जो रचना है ये याकूब खां की नहीं है तो फिर किस कवि की है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके कवि कर्णेश। कर्णेश कवि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके रस रहस्य अगर आपके जो है मतीराम की नहीं है, मतीराम की तो आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मतीराम की जो है फूल मंजरी रचना आई थी, बहुत सारी रचनाएं इनकी भी। अगर हम रस रहस्य के बारे में बात करते हैं, रस रहस्य किसकी रचना है साथियों? तो ये हो जाएगी आपके कुलपति मिश्र की। किसकी हो जाएगी? कुलपति मिश्र की। ठीक है, अब आपको देखना है कर्णाभरण रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कर्णेश। रतन हजारा के रसनिधि और भाषा भूषण के जसवंत सिंह, ये बिल्कुल आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और रस रहस्य के बारे में हम बात करते हैं तो आपके कुलपति मिश्र की रचना हो जाएगी। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, इनमें से कवि गणानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपका प्रश्न है इस पे प्रश्न में दिया हुआ है कि इनमें से कवि गणानंद से संबंधित कौन सा कथन है जो आपके सही नहीं है। ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, और महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें अधिकतर प्रश्न जो है आपके विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, कथन से संबंधित पूछे गए थे। तो आपको फिर से जो है आपको पता ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर आता है वो भी कितना कोई हल्के में नहीं लेना है। इस बार तो सेकंड ग्रेड का पेपर भी बहुत टफ आया था। तो ग्रेड फर्स्ट का तो आपको पता है कि लेवल से आता है पेपर भी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी आपके आया था। तो आपको थोड़ा जो आपका लेवल है उसको डीपली लेके ही चलना है। पढ़ने का तरीका भी आपका जो है नोट्स वगैरह बना रखे हैं उनको भी आपको थोड़ा डीपली लेके ही चलना है, क्योंकि जब तक डीपली नहीं पढ़ोगे मैटर, जब कभी एक बार भी किसी चीज को नहीं पढ़ोगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये प्रश्न कहाँ से आया होगा। तो जितना हो सके आप डीपली पढ़ने की कोशिश करें। तो अपना प्रश्न है, इनमें से कवि गणानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम यह बात करते हैं उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। जो गणानंद है इनकी कविताएं हैं जो तत्कालीन दरबारी कवि हैं अन्य उनसे जो है भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे। कौन? गणानंद। और अगर आगे हम यहाँ बात करते हैं भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। और आगे इस कथन सही नहीं पूछ रहा साथियों, तो आपको कथन चारों सही से पढ़ने हैं। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों आपके सामने, तो उनकी कविताएं बिल्कुल जो है दरबारी कवियों से बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल अलग थी। तो आपका ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम के पीर जो है आपको पता गणानंद को कहते हैं। इनकी प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान है। इनकी एक प्रेमिका है, उसका नाम क्या हो जाएगा आपके? सुजान। ये भी एक बार आपको एग्जाम में पूछा गया था कि गणानंद की प्रेमिका का नाम क्या है, तो आपके सुजान हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। बिल्कुल जो विरोधाभास अलंकार है गणानंद का अत्यंत प्रिय है, प्रिय नहीं अत्यंत प्रिय अलंकार है। कौन सा? विरोधाभास। किसका? गणानंद जी का। ठीक है, भा- भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो नहीं किया था साथियों, अभिधा शक्ति का प्रयोग जो है उन्होंने नहीं
किया था। अब अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी कुछ विशेषता है, तो आप देख सकते हो। इनका विरोधाभास प्रिय अलंकार है। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। किनके? जो गणानंद जी है, इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। बाकी इनकी बिनती, ये आपका जो मैंने बताया था, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रेम के पीर कबीर ये कहलाते थे। विरोधाभास इनका पर्याय अलंकार है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो साथ ही ये वाला जो प्रश्न था आपके, इसमें जो है तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 363 नंबर का प्रश्न है अपना, रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपके सामने जो है ए ऑप्शन है गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, बी ऑप्शन है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, या फिर आपके वेदर्पी, गोड़ी आदि रीति की काव्यप्रक रचनाएं हैं। तो साथियों यहाँ पे जो है आपके रीति शब्द का प्रयोग हुआ है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर जो है रचनाएं हुई हैं। तो आपका जो यहाँ पे है, आपको पता है रीति काल के अंदर अलंकार से संबंधित प्रयोग हुआ है, रसों का प्रयोग हुआ है, गुणों का प्रयोग हुआ है, ध्वनि, नायिका भेद का उसमें चित्रण है। बिल्कुल काव्य शास्त्रीय जो प्रणाली है, इनके आधार पर उनकी रचनाओं का जो है प्रयोग हुआ है। तो आपका रीति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। तो आपका जो यहाँ पे है बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी जो प्रश्न आपके राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में पूछा गया है। तो साथियों आप देख सकते हो, विशेषताओं से संबंधित जब प्रश्न आता है तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको विशेषताएं जो है अच्छे प्रकार से देखनी है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी प्रश्न जो है आपके राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में पूछा गया है। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम यहाँ ए नंबर का जो ऑप्शन इसके बारे में बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। बी नंबर का ऑप्शन है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सत्सई में देखने को मिलता है। कौन सा? लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सत्सई में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्त थे, सत्सई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो ये प्रश्न है सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। तो आपके जो है उनके प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो साथियों नहीं थी उनकी बहुत बड़ी विशेषता, प्रकृति का आलम्बन रूप में उनका जो चित्रण हुआ है उसकी बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। तो आपका इसमें इसके अंदर जो है बिहारी की जो सतसई है उसके अंदर आपके लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्रीय तीनों का जो है समन्वय देखने को मिलता है। अनुभव के चित्रण में बिहारी सिद्धस्त थे, बिल्कुल थे, और सत्सई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग उसमें हुआ है। तो आपका जो यहाँ पे है ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही इनकी जो विशेषता है बिल्कुल गलत है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम कुछ बात करते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा चंद में रचित, इसकी भाषा परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगली विशेषता इनकी बिहारी सत्सई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल यानी बिहारी जी अनुभवों के चित्रण में सिद्धस्त थे। बिहारी सत्सई प्रबंध काव्य के एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी जो है आपके सामने कथन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया एग्जाम में पहले कि बिहारी सत्सई प्रबंध काव्य के एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो किसके संबंध में है ये? तो बिहारी के संबंध में है, बिहारी जो सत्सई है उनके संबंध में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है साथियों ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अगले प्रश्न के बारे में, आपके सामने एक पंक्ति दी हुई है साथियों, और पंक्ति है आपके सामने, लोग लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। आपके सामने पंक्ति है, जैसे देखते ही पता लग गया होगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में पहले आई हुई है आपके यूके पीएससी
लेक्चर 2020 में आई हुई है, 2019 में आई है, आपके 2018 में आई हुई है, और इसके अलावा भी अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम अपने आरपीएससी के अंदर इधर भी जो है ये प्रश्न आया हुआ है। पंक्ति है आपके सामने, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अगर हम पहले नंबर के ऑप्शन के बारे में बात करें तो केशवदास से संबंधित है, या फिर आपके मतीराम। सी नंबर का ऑप्शन है नंददास, और डी नंबर का ऑप्शन है गणानंद। अगर साथियों हम बात करते हैं यहाँ यह पंक्ति किससे जो है रचित, किसके द्वारा रचित है, तो गणानंद के द्वारा रचित है। पंक्ति आपके सामने, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह आपके गणानंद की पंक्ति है। अगर साथियों हम यहाँ गणानंद के बारे में बात करते हैं, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? इस पंक्ति के अगर अर्थ के बारे में बात करते हूँ, लोग है लागे कवित बनावत, यानी कि जो लोग हैं वो कविता बनाने में लगे हैं, और मोही तो मेरे कवित बनावत, और कविता मुझे बनाने में लगी है। तो इसका शीर्षक का अर्थ वो है कि लोग तो कविता बनाने में लगे हैं और कविता जो है मुझे बनाने में लगी है। इस कविता का जो शीर्षक, पंक्ति का शीर्षक यही होगा कि जो लोग हैं वो तो कविता बनाने में लगे हैं और जो कविता है वो मुझे बनाने में लगी है। ठीक है, तो ये किसकी है? गणानंद की पंक्ति है। अगर साथियों हम यह गणानंद की रचनाओं के बारे में बात करें, इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं हम। इनकी कुछ रचनाएं के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी एक तो रचना है सुजान हित। कौन सी हो जाएगी? सुजान हित। एक रचना हो जाएगी इनकी सुजान सागर। सुजान सागर, ठीक है। ये दो रचनाएं हैं, इसके माध्यम, इन दोनों के माध्यम में ये रचना है, इन दोनों के माध्यम से जो है ये पंक्ति ली गई है। इन दोनों रचनाओं के माध्यम से जो है ये पंक्ति ली गई है। कौन सी? लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ठीक है, तो ये आपकी दो रचनाएं हैं, ज्ञानानंद की है। बाकी ऐसे आपकी उनकी अन्य रचनाएं बहुत सारी हैं जो आपको आराम से डीपली पढ़ोगे तब आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 366 नंबर का प्रश्न है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? आपके सामने प्रश्न है साथियों, कौन से रीतिकालीन कवि है जो आपस में भाई माने जाते हैं? ए नंबर का ऑप्शन है मतीराम, भूषण और सोमनाथ। बी नंबर का ऑप्शन है भूषण, मतीराम और पद्माकर। सी नंबर का ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम और सोमनाथ। और डी नंबर का ऑप्शन आपके सामने भूषण, चिंतामणि और पद्माकर। ई ऑप्शन आपके सामने चिंतामणि, भूषण और मतीराम। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं रीतिकालीन कवि कौन कौन से जो आपस में भाई माने जाते हैं। तो वो हो जाएंगे आपके, एक तो चिंतामणि है, एक भूषण और एक मतीराम। ये तीनों है जो आपस में भाई माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 367 यानी 367 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? यह भी जो है आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने जो रचनाकार है उसके दृष्टि से गलत प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर गलत देखना है। कवि कुलकंठाभरण किसकी है? तो दुल्लह की है। रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास, श्रृंगार रस के आलम और रस रहस्य के कुलपति मिश्र। तो अगर साथियों यहाँ हम बात करें आपके, तो यहाँ पे आपके जो श्रृंगार सागर है यह आलम की रचना नहीं है। किसकी नहीं है? आलम की रचना नहीं है। जो आपके श्रृंगार सागर है ये रचना है आपके मोहनलाल मिश्र की। किसकी है? मोहनलाल मिश्र की। यहाँ हम बात करें साथियों कवि कुलकंठाभरण दुल्लह की, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना है, तो आपके दुल्लह की हो जाएगी। रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है तो आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट पर्सन है। फिर से ये रस सारांश किसकी है? तो भिखारी दास की। रस रहस्य आपके कुलपति मिश्र की है, बिल्कुल मोस्ट है। अगर यहाँ हम बात करते हैं श्रृंगार सागर किसकी है, तो मोहनलाल मिश्र की है। अगर हम आलम की रचना के बारे में बात करें साथियों कि आलम की रचना कौन सी हो जाएगी, तो इनकी हो जाएगी, एक है माधवानल कामकंदला। कौन सी हो जाएगी? माधवानल कामकंदला। ये जो रचना है किसकी हो जाएगी? आलम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये भी और एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है सी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 368 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? साथियों रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन ठाकुर, बी नंबर का ऑप्शन है बोधा, सी नंबर का ऑप्शन है आलम और डी नंबर का जो ऑप्शन है भिखारी दास। साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके रीति मुक्त कवि जो है वो
आपके बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव, ये आपके कौन से हो जाते हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। और आपके जो भिखारी दास है, ये जो है आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। कौन से, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, किसके हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है कौन, भिखारी दास। और रीति मुक्त की हम बात करते हैं तो आपके ठाकुर, बोधा, गणानंद, आलम और द्विजदेव, ये जो आपके 5 कवि हैं, ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। साथ ही फिर से आपके सामने गलत प्रश्न आया है कि जैसे कि इसमें आपको जो है गलत ऑप्शन देखना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपके ए नंबर का ऑप्शन है, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। बी नंबर का ऑप्शन है, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। सी नंबर का ऑप्शन है, रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। और डी नंबर का ऑप्शन आपके सामने, रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपकी जो रीति मुक्त कवियों में है, प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। बिल्कुल साथियों, आपके जैसे घनानंद है तो भी प्रेम उनका भी है, सुजान से प्रेम करते थे, वो उनकी प्रेमिका थी, तो इनमें प्रेम का तो है ही है। इसके बाद आपके रीतिमुक्त कवियों में प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया नहीं किया था साथियों, बड़ी गहराई से ग्रहण नहीं किया गया था। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं, रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। बिल्कुल साथियों, जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी तो जो है बात ही अलग है। डी नंबर का ऑप्शन है, रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका जो ये कथन भी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर अपने को असत्य यानी गलत कथन देखना है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। क्योंकि साथियों रीति मुक्त जो कवि है, इसके अंदर प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। कौन सी, विरह व्यथा प्रधान है। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, और आपका जो है डी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है आपका गलत उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 370 नंबर का प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। जो साथियों आपके सामने है रचना है प्रबोध पचासा, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं साथियों। तो पहला नंबर का ऑप्शन आपके सामने भूषण, बी नंबर का ऑप्शन है कवि पद्माकर भट्ट, सी नंबर का ऑप्शन है देव, और डी नंबर का ऑप्शन है आपके सामने रसखान। तो साथियों अगर हम यह बात करते हैं प्रबोध पचासा के बारे में, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके पद्माकर भट्ट। कौन हो जाएंगे, पद्माकर भट्ट। यहाँ पे जो है आपका बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों हम पद्माकर भट्ट है, इनकी अगर अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, अगर हम इनकी अन्य रचना के बारे में बात करते हैं तो एक हो जाएगी इनकी जगत विनोद, जगत विनोद। एक हो जाएगी इनकी हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, और एक हो जाएगी इनकी राम रसायन, राम रसायन। ये है जो इनकी प्रमुख रचनाएं जो मोस्ट है। एक प्रबोध पचासा हो गई, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद और राम रसायन, ये किसकी है, पद्माकर भट्ट की जो है आपके रचनाएं हो जाएगी। और आपका जो यहाँ पे है बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 371 नंबर का प्रश्न आपके सामने, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख मुख्य प्रवृत्ति क्या रही। जो साथियों आपके रीतिकालीन कवि हैं, इनकी मुख्य प्रवृत्ति क्या रही थी। तो इनकी मुख्य प्रवृत्ति आपको पता है श्रृंगारिकता रही थी। ये श्रृंगारिक कवि कहलाते हैं, सारे रीतिकालीन जो कवि हैं सारे श्रृंगारिक कवि कहलाते हैं। तो आपके यहाँ श्रृंगारिकता इनमें देखने को मिलती है। साथियों इस आधार पर जो है आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल का नाम क्या रखा था, श्रृंगार काल रखा था। किसके आधार पर, श्रृंगारिकता के आधार पर। जो आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद है, कौन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इस आधार पर इन्होंने रीतिकाल का नाम क्या रखा था, तो श्रृंगार काल रखा था, श्रृंगार काल रखा था। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 372 नंबर का प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। साथियों आपके सामने रचना है रसिक प्रिया, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं। ए नंबर का ऑप्शन आपके सामने परमानंद दास,
बी नंबर का ऑप्शन है नंददास, सी नंबर का ऑप्शन है केशवदास और डी नंबर का जो ऑप्शन आपके सामने सुंदर कविराय। तो साथियों आपके जो रसिक प्रिय है इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो इनके इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, आपके नंददास है। इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, रसिक प्रिया। ठीक है, सॉरी साथियों, रसिक प्रिया जो है आपके नंददास की नहीं है, केशवदास की है। किसकी है, केशव दास की। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, केशव दास की रचना है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 373 नंबर का प्रश्न आपके, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है। साथियों जो बिहारी की कविता है उसको शक्कर की रोटी कहने वाले कौन है, तो आपके सामने ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी नंबर का ऑप्शन है नगेंद्र, सी नंबर का ऑप्शन है आपके पद्म सिंह शर्मा और डी नंबर का ऑप्शन है आपके सामने महेंद्र कुमार। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो वो कहने वाले कौन, आपके नगेंद्र हो जाएंगे। कौन, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। 374 नंबर का प्रश्न है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है। साथियों आपकी जो एक रचना है रस पीयूष निधि, ये रचना है, इसके रचनाकार के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे। ए नंबर का ऑप्शन है आचार्य सोमनाथ, बी नंबर का ऑप्शन है मतीराम, सी नंबर का ऑप्शन है चिंतामणि और डी नंबर का ऑप्शन है देव। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है, तो वो आपके आचार्य सोमनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आचार्य सोमनाथ। यहाँ आपके जो ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों यहाँ हम आचार्य सोमनाथ की अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि इनकी और अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो और रचनाएं हो जाएगी इनकी अन्य आपके, एक तो हो जाएगी श्रृंगार विलास। कौन सी, श्रृंगार विलास। ठीक है, एक हो जाएगी आपके इनकी कृष्ण लीलावती, कृष्ण लीलावती। एक हो जाएगी पंचाध्यायी, पंचाध्यायी। साथ ही ये इनकी मोस्ट मोस्ट जो रचनाएं हैं उनका नाम बता रही हूँ मैं। एक हो जाएगी आपकी सुजान विलास, सुजान विलास। एक हो जाएगी आपकी कविकुल कल्पतरु, जो मोस्ट है इनकी, कविकुल कल्पतरु। कविकुल कंठाभरण किसकी है, तो दुल्ले की है, और कविकुल कल्पतरु किसकी है, तो आपके आचार्य सोमनाथ की है। एक हो जाएगी आपकी श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। ठीक है, तो साथियों इनकी जो रचनाएं हैं मोस्ट है, रस पीयूष निधि मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। किसकी रचना है, तो सोमनाथ की। और अगर हम इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो श्रृंगार विलास हो गई, कृष्ण लीलावती हो गई, पंचाध्यायी हो गई है एक इनकी रचना, सुजान विलास हो गई, कवि कुल कल्पतरु वेरी मोस्ट है साथियों, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो श्रृंगार मंजरी भी जो है आपके आचार्य सोमनाथ की रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आज का अपना जो अंतिम प्रश्न है साथियों, 375 नंबर का प्रश्न है। अगर साथियों किसी भी जो है जो आप स्टूडेंट है उसको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, प्रबोध प्रबोध क्लासेज के नाम से जाकर उसको ज्वाइन कर ले और उसमें आपको जो है सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है। तो साथियों कौन सी रचना है जो मतीराम की नहीं है। अगर हम यह बात करते हैं रसराज, बी नंबर का ऑप्शन है लक्षण श्रृंगार, सी नंबर का ऑप्शन है रस रहस्य और डी नंबर का ऑप्शन आपके सामने साहित्य सार। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं मतीराम की रचनाओं के बारे में तो रस रहस्य जो है आपके मतीराम की रचना नहीं है, बाकी रसराज है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार है जो मतीराम की है, एक आपके फूल मंजरी है, फूल मंजरी ये भी किसकी है, आपके मतीराम की रचना है। तो साथियों आज के जो अपने प्रश्न है 375 यहाँ तक खत्म होते हैं। अगली प्रश्नोत्तरी रहेगी अपनी रीतिकाल से संबंधित, वो रहेगी 376 से 400 नंबर तक के प्रश्नों की। 376 से 400 नंबर के प्रश्नों तक जो है प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। उसके बाद आपके जो है 401 से 425 तक जो है वो आपके आधुनिक काल के प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपकी प्रश्नोत्तरी इसी तरीके से आएगी जैसे आपको एक वीडियो रीतिकाल का, एक आधुनिक काल का, एक भक्ति काल का, फिर एक आदिकाल का। ठीक है, उल्टे माध्यम से चल रही हूँ मैं कि कभी आपके जो है एक रीतिकाल की आ जाएगी वीडियो, फिर एक आपके भक्ति काल की, फिर एक आधुनिक काल की, फिर एक जो है आदिकाल की। क्योंकि आदिकाल के जो है अपने 10 वीडियो जो है कवर कर लिए हैं तो आपको शायद 10 वीडियो के माध्यम से 250 प्रश्न हो गए आपके, कितने 250। तो 250 प्रश्नों के माध्यम से साथियों जो है आपका आदिकाल पूरा जो है कवर हो चुका है। कुछ कुछ मोस्ट फैक्ट है या फिर आपके
आपके जैसे अभी जो है इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, तो इनसे संबंधित जितने प्रश्न आए हैं और तो वो आपको मैं जो है आदिकाल के अंदर और प्रश्न डालती रहूंगी। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद।